कमर्शियल मोटर व्हीकल अगर इन डेट्स के बीच में खरीदा गया है तो उसका रेट ऑफ टैक्स है, उसका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है 45%। उसके बाद आता है फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग, उसका रेट है 10%। अब देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट है व्हाट इज अ बिल्डिंग, क्योंकि अपन ने देखा बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। बिल्डिंग का रेट अपन ने देखा 10% और यूज फॉर रेसिडेंस में 5%। तो बिल्डिंग क्या होती है? बिल्डिंग की डेफिनेशन इनकम टैक्स रूल्स में दी गई है। दे हैव सेड बिल्डिंग इंक्लूड्स, so the definition is inclusive, and they have said building includes roads, bridges, culverts, wells and tube wells। तो बेसिकली अपने प्रीमाइसेस में जो भी सड़क बनी हुई है, बिल्डिंग है, साथ में जुड़ी हुई सड़क है, फैक्ट्री तक जाने तक की सड़क है, ब्रिज बना हुआ है उसी प्रीमाइसेस में छोटे से पुल वुल बने हुए हैं, वॉकिंग ब्रिजेस बने हुए हैं, उसके अलावा वेल बने हुए, कोई कुआं बना हुआ है या ट्यूबवेल है। ये सब चीजें इंटीग्रेट होके बिल्डिंग का ही हिस्सा हो जाती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अल्टीमेटली ये बिल्डिंग का ही हिस्सा है एंड इट इज एज गुड एज अ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग इंक्लूड्स ऑल दिस। उसके बाद जमीन की कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, आपको पता होगा अकाउंट्स में भी नहीं मिलता है। द कॉस्ट ऑफ लैंड इज बेसिकली यू कैन से इट्स नॉट अ डिप्रिशिएबल असेट, इट्स एन एप्रिशिएबल असेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो लैंड इज नॉट एलिजिबल फॉर डिप्रिसिएशन। तो मान लो क्वेश्चन में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, तो लैंड वाली कॉस्ट अलग रखनी पड़ेगी, उस पर डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, केवल बिल्डिंग का ब्लॉक बनाएंगे उस पर डिप्रिसिएशन मिलेगा। फिर अगली चीज आती है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट क्या होता है? बेसिकली उन्होंने डिफाइन किया है प्लांट को सेक्शन 43 सब सेक्शन 3, और उसमें कहा है कि प्लांट इंक्लूड्स, इंक्लूसिव डेफिनेशन दी है प्लांट की, प्लांट इंक्लूड्स शिप्स, व्हीकल्स, बुक्स, साइंटिफिक अपैरेटस एंड सर्जिकल इक्विपमेंट्स। तो ये सब चीजें प्लांट है, बट इट डज नॉट इंक्लूड, तो ये प्लांट नहीं है, इन पे डिप्रिसिएशन इनफैक्ट मिलेगा ही नहीं। तो प्लांट डज नॉट इंक्लूड टी बुशेस, टी बुशेस पे डिप्रिसिएशन मिलेगा ही नहीं। लाइव स्टॉक, तो अपने पास मान लो कोई केटल वगैरह है, गाय वगैरह है, वो सब पे डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और बिल्डिंग और फर्नीचर पे अलग से डिप्रिसिएशन मिलता है। तो बिल्डिंग एंड फर्नीचर इज नॉट प्लांट। तो बिल्डिंग है, प्लांट नहीं है, फर्नीचर है, प्लांट नहीं है। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि प्लांट में दुनिया की सब चीजें आ गई, पर बिल्डिंग और फर्नीचर नहीं आएगा, उसको अलग रखो, उस पर अलग रेट है। उसके बाद फर्नीचर क्या होता है? तो फर्नीचर हमको पता है कि फर्नीचर एंड फिक्सचर्स जो भी होते हैं, तो जो फिक्स होता है दीवार में वो फिक्सचर्स होते हैं, अदर थिंग्स आर फर्नीचर। जो मूवेबल आइटम्स होते हैं विच गिव अ यूटिलिटी टू यू, दे आर फर्नीचर। फर्नीचर का रेट है 10%। अब इंटेंजिबल्स में दिया हुआ है नो हाउ, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। तो जो पहले 6 हैं, जिसको मैं कहता हूं शॉर्ट में KLF, नो हाउ, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, CPT, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, एंड O, दैट इज एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। तो ये जो 7 है KLF, CPT, O, ये सातों में हमको डिप्रिसिएशन मिलता है एट द रेट ऑफ 25%। इंटेंजिबल्स पर भी हमको डिप्रिसिएशन मिलता है एट द रेट ऑफ 25%। अब इंटेंजिबल्स की ये जो डेफिनेशन है, उसमें जो 7वां पॉइंट है एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर, क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि क्या एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर में गुडविल आएगा? क्योंकि गुडविल पहले 6 कैटेगरी में नहीं है, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइज, ट्रेडमार्क, उस सब में तो नहीं है। तो क्या गुडविल एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर में फॉल होगा? दैट वाज अ क्वेश्चन। तो उसका जवाब ऐसा दिया गया, कोर्ट्स के द्वारा दिया गया कि एज सच गुडविल जो है इट डज नॉट फॉल अंडर द फर्स्ट 6 कैटेगरी, एंड बिकॉज जो 7th कैटेगरी है एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर, उसे हमें रीड करना पड़ेगा अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ एजेसिम जनरिस। आई बिलीव यू नो दिस डॉक्ट्रिन, एजेसिम जनरिक्स। ये डॉक्ट्रिन कहता है कि अगर पर्टिकुलर वर्ड्स के बाद, जैसे नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इन पर्टिकुलर वर्ड्स के बाद एक जनरल वर्ड यूज किया गया है एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर, तो ये जनरल वर्ड अपने कलर्स लेगा, जनरल वर्ड का नेचर रहेगा सिमिलर टू दी पर्टिकुलर वर्ड्स। तो क्योंकि पर्टिकुलर वर्ड्स के बाद एक जनरल वर्ड यूज किया गया है एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर, तो ये जो पर्टिकुलर ये जो जनरल वर्ड है इट विल टेक द कलर्स फ्रॉम द नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इन द केस ऑफ SMIFS, स्मिफ्स सिक्योरिटीज,
इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुडविल इज कवर्ड अंडर एनी अदर राइट ऑफ सिमिलर नेचर अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ एजेसिम जेनेरिक्स। अगर हम एजेसिम जेनेरिक्स का डॉक्ट्रिन लगाते हैं, उस डॉक्ट्रिन पर गुडविल इज कवर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ एनी अदर बिजनेस और कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इन अदर वर्ड्स गुडविल पे डिप्रिसिएशन मिलेगा, ऑफ कोर्स द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन विल बी 25%। अब उसके बाद एक और चीज आती है कि देखो किन किन पर डिप्रिसिएशन मिलेगा, हमने देख लिया। टेंजिबल असेट्स में सारे आ गए, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्डिंग, और इंटेंजिबल में सारे इंटेंजिबल आ गए इन दी 7 कैटेगरी। पर कुछ ऐसे असेट्स है जिस पे डिप्रिसिएशन नहीं मिलता है, जैसे वेस्टिंग असेट्स। तो जो तेल के कुएं में तेल होता है, डिप्लीटिंग असेट्स भी जिनको कहते हैं अकाउंट्स की भाषा में, तो डिप्लीटिंग असेट्स, वेस्टिंग असेट्स, उन पे डिप्रिसिएशन नहीं मिलता है। लाइव स्टॉक पे डिप्रिसिएशन नहीं मिलता है, और लैंड पर डिप्रिसिएशन नहीं मिलता है। उन पर कहीं भी डिप्रिसिएशन आपको इनकम टैक्स में नहीं मिलेगा। अब उसके बाद अगली चीज आती है कि हमारे ब्लॉक में हमें यह पता चल गया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असेट्स एंड व्हाट आर द रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन। कंसीडरिंग द टाइप्स ऑफ असेट्स एंड रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन, हम ब्लॉक्स बनाते हैं। अब हर ब्लॉक में लेते हैं ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, उस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में ऐड करते हैं एडिशंस। तो जो भी असेट हमने इस साल एक्वायर किए उनको हम ऐड करते हैं। ऐड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड बाय द असेसी, तो हम ऐड करते हैं एडिशंस, जो असेट खरीदे उनकी कॉस्ट को हम ऐड करते हैं। अब एक्चुअल कॉस्ट जो ऐड करते हैं वो कैसे ऐड करेंगे, तो देखो उसका रूल ये है कि जनरली एक्चुअल कॉस्ट इज द एक्चुअल कॉस्ट, तो जितने में असेट खरीदा प्लस उसको रेडी टू यूज बनाने तक का जो भी खर्चा है वो कैपिटलाइज होता है। अकाउंट्स में आपने कभी ये पढ़ा हो कि रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे कैपिटलाइज होंगे, तो इनकम टैक्स में भी यही होता है कि असेट को रेडी टू यूज बनाने तक के जो भी सारे खर्चे हैं वो हम कैपिटलाइज करते हैं, उसको असेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। दैट इज द सिंपल रूल वी हैव। रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे हम कैपिटलाइज करेंगे, उसको असेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे। एंड देन दे हैव सेड कि अगर वो 40A3 का प्रोविजन लगता है, मतलब अगर आपने असेट खरीदा और कैश पेमेंट किया ओवर एंड अबव 10,000, तो ऐसी परिस्थिति में वो खर्चा डिसअलाउ हो जाता है, प्लस अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो उस पर डिप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर दिस सेक्शन कि अगर वो 40A3 का वायोलेशन करते हो, कैश पेमेंट ओवर एंड अबव ₹10,000 करते हो, तो वो उस पर डिप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स इट इज सब्जेक्ट टू रूल 6DD। तो रूल 6DD के अंतर्गत मान लो अगर अपन ने वो पेमेंट किया इन अ विलेज टू अ विलेजर, या जो भी वो एग्जम्पशंस है, तो वो सब एग्जम्पशन में आप फिट होते हो तो आपको डिप्रिसिएशन मिल जाएगा। अदरवाइज कैश पेमेंट पर आपको डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, अगर वो ऑफ कोर्स वो लिमिट से ज्यादा है। अब जनरली एक्चुअल कॉस्ट तो एक्चुअल कॉस्ट है, जितने में असेट खरीदा रेडी टू यूज करने तक के खर्चे एक्चुअल कॉस्ट है। पर कुछ स्पेशल केसेस में एक्चुअल कॉस्ट अलग तरीके से निकाली जाएगी, और वो स्पेशल केसेस क्या हैं? पहला केस, अगर हमने असेट खरीदा था फॉर साइंटिफिक रिसर्च और फॉर फैमिली प्लानिंग, और वो असेट या फिर 35AD बिजनेस के लिए खरीदा गया था, इन केसेस में क्या होता है कि असेट की कॉस्ट का ऑलरेडी हमको पूरा डिडक्शन मिल जाता है। साइंटिफिक रिसर्च पे ऑलरेडी हमको सेक्शन 35 में 100% डिडक्शन मिल जाता है। 35AD बिजनेस में हमको ऑलरेडी असेट की कॉस्ट का 100% डिडक्शन मिल जाता है। क्योंकि हमें असेट की कॉस्ट का ऑलरेडी डिडक्शन मिल चुका है, तो अब उस पर डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, इट विल बी एडेड टू द ब्लॉक एट नील वैल्यू। फिर उसके बाद आता है कि अगर हम स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हैं, ये चीज अपन ने इनफैक्ट कैपिटल गेन में देखी कि अगर हम स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये कन्वर्जन एक ट्रांसफर है, और इसके ऊपर हमको बिजनेस हेड में टैक्स लगेगा। उस दिन की जो भी फेयर मार्केट वैल्यू रहेगी वो हमारी बिजनेस इनकम मान ली जाएगी। तो आज मेरे पास एक स्टॉक इन ट्रेड है, मैंने सोचा मैं तो इसे कैपिटल असेट बना लेता हूं। आज जिस दिन मैं उसे कन्वर्ट करूंगा उस दिन मुझे इनकम टैक्स लग जाएगा, और उसकी मार्केट वैल्यू को मेरा इनकम टैक्स में सेल कंसीडरेशन मानते हुए बिजनेस इनकम असेस हो जाएगी। सब्सिक्वेंटली जब मैं उस कैपिटल असेट को बेचूंगा, तो जब भी मैं उस कैपिटल असेट को बेचूंगा तो मुझे कैपिटल गेन लगेगा, या मान लो उस असेट को यूज करूंगा एज अ डेप्रिशिएबल असेट तो मुझे डिप्रिसिएशन मिलेगा। डिप्रिसिएशन के लिए सब्सिक्वेंटली डिप्रिसिएशन के लिए द फेयर मार्केट वैल्यू, वो मार्केट वैल्यू जो मेरी इनकम मान ली गई है, वो मार्केट वैल्यू अब मेरी कॉस्ट हो जाएगी। तो डिप्रिसिएशन के लिए वो फेयर मार्केट वैल्यू विल बी माय कॉस्ट। और अगर मान लो मैं डिप्रिसिएशन नहीं लेता और सीधे बेच देता, तो कैपिटल गेन में दिया हुआ है कि वही मार्केट वैल्यू मेरा
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाती। तो अल्टीमेटली फॉर एवरी पर्पस दैट मार्केट वैल्यू विल नाउ बिकम अ कॉस्ट। डिप्रिसिएशन लेता हूं तो उसके लिए, नहीं लेता हूं तो बेचने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही हो जाएगी। उसके अलावा अगली चीज आती है कि अगर प्रीवियस ओनर उस असेट को अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहा था, वो डिप्रिसिएशन ले रहा था और अब उसने ये असेट मुझे गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में ट्रांसफर किया। अगर ऐसा होता है, प्रीवियस ओनर ने उस असेट पे डिप्रिसिएशन लिया, अब उसने मुझे उस असेट को गिफ्ट कर दिया, इट इज गिवन टू मी अंडर गिफ्ट विल इनहेरिटेंस। ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए वो असेट का ब्लॉक में मैं किस वैल्यू पे जोड़ूंगा? मेरे लिए कॉस्ट रहेगी कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर लेस नोशनल डिप्रिसिएशन, क्योंकि प्रीवियस ओनर ने इसके ऊपर कुछ डिप्रिसिएशन लिया है जो असर्टेन नहीं हो सकता, क्योंकि इनकम टैक्स में इंडिविजुअल असेट्स पे डिप्रिसिएशन नहीं निकलता है। प्रीवियस ओनर ने इस असेट पे कुछ तो डिप्रिसिएशन लिया है, वो असर्टेन नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे कि प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ले लेंगे, उसमें से नोशनल डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। नोशनल डिप्रिसिएशन कितना माइनस करेंगे? तो उसका सिंपल रूल ये है कि हम ऐसा मान लेंगे दैट दिस was the only asset in the block। प्रीवियस ओनर के पास केवल यही असेट था और इसके ऊपर जो भी ईयर टू ईयर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन चलते आ रहे थे, जब जब उसने यूज किया तो हर साल जो भी रेट ऑफ डिप्रिसिएशन चलते आ रहे थे वो रेट्स लगाकर हम नोशनल डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, ईयर टू ईयर रेट लगाकर। सो वो जो वैल्यू आएगी डब्ल्यूडीवी, नोशनल डब्ल्यूडीवी, वो अब हमारे ब्लॉक में ऐड हो जाएगा और आगे हम उस वैल्यू पर डिप्रिसिएशन दे देंगे। अगला एक प्रोविजन दिया हुआ है सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 एक्सप्लेनेशन 10। ये सारी चीजें एक्सप्लेनेशन में दी गई हैं। एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 13, एक्सप्लेनेशन 1A, अब एक्सप्लेनेशन 10 टू सेक्शन 43 सबसेक्शन 1। 43 सबसेक्शन 1 इज द डेफिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। ब्लॉक में ऐड करेंगे एक्चुअल कॉस्ट, तो एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकलेगी? वो सेक्शन चल रहा है अपना सेक्शन 43(1), अभी है एक्सप्लेनेशन 10। तो एक्सप्लेनेशन 10 बहुत सिंपल है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया कि अगर हमने असेट खरीदा और उसमें हमको कोई सब्सिडी मिली, तो अगर सब्सिडी असेट की कॉस्ट के लिए है तो असेट की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगी, और अगर सब्सिडी असेट की कॉस्ट के लिए नहीं है तो वो अलग से टैक्सेबल हो जाएगी, उसको इनकम मान लेंगे। तो यहां वही दिया हुआ है कि अगर सब्सिडी असेट की कॉस्ट के लिए मिली है, इफ द सब्सिडी इज टू मीट द कॉस्ट ऑफ द असेट, तो उसको असेट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, उसको अलग से टैक्स नहीं करेंगे, कॉस्ट कम हो जाएगी, अल्टीमेटली डिप्रिसिएशन कम हो जाएगा। तो दैट इज द प्रोपोजिशन विच इज देयर। और कई बार क्या होता है कि एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर असेट के लिए सब्सिडी मिलती है, तो अगर किसी पर्टिकुलर असेट के लिए सब्सिडी मिलती है तो उस असेट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। पर अगर कई बार होता है कि 4-5 असेट मिला के सब्सिडी मिली, आप पूरी इंडस्ट्री सेटअप करो जिसमें कई असेट्स हैं और वो सब असेट के लिए कुल मिला के हम आपको 20% सब्सिडी दे देंगे, आपकी पूरी प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20% सब्सिडी दे देंगे। तो अगर सब्सिडी किसी इंडिविजुअल असेट के लिए नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? प्रोपोर्शनेटली उस सब्सिडी को सभी असेट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। तो दैट इज द प्रोपोजिशन एज पर एक्सप्लेनेशन 10। उसके बाद एक्सप्लेनेशन 5 आता है कि पहले अपने पास एक बिल्डिंग थी, वो अपन पर्सनल यूज में ले रहे थे, वी वर यूजिंग इट फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस। तो मान लो मेरे पास एक घर था, उसमें मैं रह रहा था, सब्सिक्वेंटली मैंने उस बिल्डिंग को बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर दिया। सो अर्लियर दैट वाज यूज्ड फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस एंड नाउ इट इज यूज्ड फॉर बिजनेस प्रोफेशन। अगर ऐसा होता है, पहले मैं उसे पर्सनल यूज में ले रहा था बट नाउ इट इज ब्रॉट इनटू द बिजनेस और प्रोफेशन, ऐसी परिस्थिति में उस बिल्डिंग को जब मैं ब्लॉक में ऐड करूंगा तो उस पर नोशनल डिप्रिसिएशन माइनस करना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? बिल्डिंग की कॉस्ट लूंगा, उस कॉस्ट में से माइनस करूंगा नोशनल डिप्रिसिएशन, और नोशनल डिप्रिसिएशन माइनस करके डब्ल्यूडीवी निकाल लूंगा, वो डब्ल्यूडीवी में अपने ब्लॉक में ऐड कर दूंगा। तो माय कॉस्ट विल बी एक्चुअल कॉस्ट माइनस नोशनल डिप्रिसिएशन। तो ट्रीटिंग दैट असेट एज द ओनली असेट इन द ब्लॉक, जितने साल मैंने पर्सनल यूज किया उतने साल का नोशनल डिप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, और माइनस करके जो डब्ल्यूडीवी आ जाएगी, नोशनल डब्ल्यूडीवी, वो मैं अपने ब्लॉक में ऐड कर दूंगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये प्रोविजन में जो डिप्रिसिएशन माइनस किया जाएगा उसमें ईयर टू ईयर वाले रेट नहीं लगेंगे कि हर साल जो जो रेट चल रहे थे वो नहीं लगेंगे। यहां पर अपना जो करंट ईयर में जब मैं उसको बिजनेस में लाया उस साल जो रेट है वही रेट से मैं पुराने सालों का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज देयर। और फिर एक चीज और है कि आयरॉनिकली ये प्रोविजन सिर्फ बिल्डिंग पे लगता है, तो अंडरलाइंग असेट अगर अदर देन बिल्डिंग है तो फिर नोशनल डिप्रिसिएशन माइनस नहीं होगा, तो असेट विल बी एडेड टू द ब्लॉक एट कॉस्ट
विच इज समवॉट एन आयरोनिकल प्रपोजिशन। आपको ये 2-3 एग्जाम्पल हैं यहां पर, ये देखने चाहिए, उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि देखो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, किस तरीके से ये होगा। अगर वो प्रीवियस ओनर से गिफ्ट विल इनहेरिटेंस में मिलता है तो क्या होगा, ठीक है, उसका ये एक एग्जाम्पल है। यू कैन जस्ट पॉज दी राइट वीडियो एंड सी इट, अगर आपके पास ये नोट्स नहीं है तो, ठीक है। ये प्रीवियस ओनर से गिफ्ट वाला एग्जाम्पल है। फिर अगर असेसी को असेट मिलता है, असेसी ने असेट बिल्डिंग को पहले पर्सनल यूज में लिया एंड नाउ इट इज ब्रॉट इनटू बिजनेस, तो ये उसका क्वेश्चन है और ये उसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आप उसको देख सकते हो। एंड देन अगर वो अंडरलाइंग असेट बिल्डिंग की जगह प्लांट एंड मशीनरी या मोटर कार होता, कि पहले उसे पर्सनल यूज लिया था एंड नाउ इट इज ब्रॉट इनटू बिजनेस, अगर वो मोटर कार होता तो फिर नोशनल डिप्रिसिएशन नहीं माइनस करते, द कॉस्ट इटसेल्फ वुड हैव बीन एडेड टू द ब्लॉक। तो ये अलग अलग चीजें हैं। अब हमारे को डिप्रिसिएशन मिलेगा इफ द असेट इज ओन्ड बाय द असेसी, यूज्ड फॉर बिजनेस। ब्लॉक्स बनाएंगे हम, टाइप ऑफ असेट एंड रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अलग है तो अलग ब्लॉक, नहीं तो सेम ब्लॉक। ब्लॉक में ऐड करेंगे ओपनिंग WDV, ऐड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड, तो जो भी खरीदे उनकी प्राइस ऐड कर देंगे, कॉस्ट ऐड कर देंगे, लेस कर देंगे सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स माइनस करने के बाद हमारी WDV आ जाएगी, ठीक है, वो मतलब क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ओपनिंग WDV ऐड जो असेट खरीदे वो, लेस जो सेल प्रोसीड्स है वो, अब आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। इस क्लोजिंग बैलेंस में अब हम देंगे डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन कितना देंगे, जनरली जो रेट है उस पर डिप्रिसिएशन देंगे। अभी मैंने आपको रेट सारे बता दिए, जो भी गिवन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है जनरली उस रेट पर हम डिप्रिसिएशन देंगे। हाउएवर कई बार हमें गिवन रेट से कम डिप्रिसिएशन मिलेगा, तो ये अपने सामने प्रोपोजिशन है, कई बार हमें गिवन रेट से कम डिप्रिसिएशन मिलेगा। ऐसे 3 केसेस मैंने लिए हैं जहां पर हमें गिवन रेट से कम डिप्रिसिएशन मिलता है। पहला केस, इफ द असेट इज एक्वायर्ड इन द प्रीवियस ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर में असेट एक्वायर किया गया, इट इज यूज्ड इन द प्रीवियस ईयर बट इट इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज। इस साल खरीदा, इस साल रेडी टू यूज हुआ, लेस देन 180 डेज, एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द क्लोजिंग ब्लॉक बैलेंस। अगर ये चारों की चारों कंडीशन फुलफिल होती है, मतलब सिंपल, इस साल मैंने उस असेट को खरीदा था, इस साल यूज किया पर लेस देन 180 डेज यूज किया, अगर मैंने उसे लेस देन 180 डेज यूज किया तो मुझे जो भी गिवन रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है उससे केवल 50% आधा डिप्रिसिएशन मिलेगा। बड़ा कॉमन प्रोविजन है, मेरे ख्याल से सबको आपको ऑलरेडी पता होगा, पर फिर भी यहां पर मैंने उसको रिवाइज करा दिया। और छोटी छोटी बात यह है कि अगर ईयर एंड से पहले ही मैंने उस असेट को बेच दिया तो आधा क्या, मेरे को कुछ भी डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। द ऑब्वियस थिंग इज बिकॉज यू नो इफ द असेट इज इन फैक्ट सोल्ड, अभी बेच दिया उसको, ईयर एंड पे ब्लॉक में मौजूद ही नहीं है, तो डिप्रिसिएशन किस चीज का, फिर तो मुझे डिप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट प्रपोजिशन, ठीक है। अब उसके बाद अगली चीज आती है कि दूसरा केस जहां पर मुझे डिप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं मिलता है, तो दूसरा केस जहां पर मुझे डिप्रिसिएशन का डिडक्शन मतलब कम मिलता है, गिवन जो भी रेट है उससे कम डिप्रिसिएशन मिलता है। जस्ट अ सेकेंड, चलो अभी ऐसा लगता है कि आज ये भी थक गया कंप्यूटर, तो हम अभी इसको डिसकंटिन्यू करते हैं आज। बाकी केसेस अपन आगे पढ़ लेंगे डिप्रिसिएशन के, क्योंकि इट्स नॉट वर्किंग, इट्स हैंग्ड एक्चुअली। तो अपन बचे हुए केसेस अगली बार पढ़ लेंगे, और इनफैक्ट अगली बार ही हम कोशिश करके बिजनेस हेड को कंप्लीट कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज ट्राई टू कीप रिवाइजिंग द लेक्चर्स, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सो लेक्चर्स को रिवाइज करो, कोशिश करो खुद से उसको रिपीट कर सको विद दी थिंग। तो ये मैं हर लेक्चर में मैं कह चुका हूं, अभी फिर कह रहा हूं मैं, कोई मतलब इट्स नॉट अ न्यू थिंग विच आई एम सेइंग अप, तो ये कर लो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू।